बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स क्यू के वोरी चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फ्रिक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और इसको देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या होती है। सबसे पहले फ्रिक्शन को समझने से पहले मैं दो सरफेस बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक और सरफेस पड़ी हुई है। ये जो रेड कलर की ऊपर सरफेस पड़ी है, इसके ऊपर हम एक फ़ोर्स लगाते हैं, अप्लाइड फ़ोर्स F। इस फोर्स की वजह से जो ऊपर पड़ा हुआ बॉडी है, जो ऊपर पड़ी हुई सरफेस है, वो मूव करना शुरू हो जाएगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो ये फोर्स जो है इसका भी एक रिएक्शन फोर्स होगी जो इसके मुखालिफ काम करेगी नीचे वाली सरफेस की वजह से, तो जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, जो इसकी मोशन को रोकने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से ये हमें पता चला कि जो फ्रिक्शन है वो एक ऐसी फोर्स है जो एक मूव करते हुए बॉडी को रोकने की कोशिश करती है, उसके अपोजिट काम करती है। तो फ्रिक्शन के डेफिनेशन में हमारे पास आ जाएगा, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? द फोर्स दैट opposes the motion of a body is called friction। ठीक है जी, सॉरी, द फोर्स यहाँ आना था, the force that opposes the motions of a body is called friction। तो ये हमारे पास आ गई फ्रिक्शन। इसके बाद हम देखेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने से पहले हम एक डायग्राम को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दो सरफेस हैं। ये एक सरफेस ए है, ये एक सरफेस बी के ऊपर पड़ी हुई है। ये सरफेस बी है और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक कांटेक्ट है। तो जो ऊपर वाली सरफेस ए है वो सरफेस बी पे ऑब्वियसली बात एक फोर्स लगाएगी। अब ये जो फोर्स है इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, सॉरी माइनस आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ऑब्वियसली नीचे वाला बी बॉडी भी ए के ऊपर एक अपोजिट मींस रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये मैं रिएक्शन फोर्स बना देता हूँ आर। ये जी माइनस आर थी जो ए ने बी के ऊपर लगाई और आर रिएक्शन फोर्स जो बी ने ए के ऊपर लगाई। अब इस आर को, जो रिएक्शन फोर्स आर है, इसको मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ। तो इसका एक कंपोनेंट होगा टेंजेंशियली अलोंग दी टेंजेंट, ठीक है, इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ और यही आपकी फ्रिक्शन की फोर्स होगी। और इसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग दी नॉर्मल और इसको मैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब इस हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स है आर और जो नॉर्मल फोर्स है आर, इनके दरमियान जो एंगल होगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या आया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या आया? द एंगल लैम्डा
the angle lambda between reaction force R and normal force R dash is called angle of friction. Angle of फ्रिक्शन। ठीक है जी। तो अब अगर हम ट्रायंगल बनाएं, हमारे पास ये एक ट्रायंगल बनेगी, ये इसको अगर हम इससे मिला दें, ये ट्रायंगल बनेगी जिसके पास हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास बेस होगा। तो अगर मैं फार्मूला लगाऊं, हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, लेकिन इस ट्रायंगल में थीटा की जगह पे लैम्डा है, तो जो tan लैम्डा है वो हमारे पास परपेंडिकुलर, क्योंकि ये f है ओबियसली ये भी उसके अलोंग ही है, तो f इस परपेंडिकुलर को हम f कह सकते हैं। f परपेंडिकुलर और बेस क्या है, ये r है नॉर्मल फोर्स, तो ये r, तो हमारे पास जो tan लैम्डा है f बाई आर की इक्वल आ जाएगा। इसके बाद जी हम देखेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, दो लॉज ऑफ फ्रिक्शन हैं, इनको देख लेते हैं। नंबर 1 जो लॉ है वो ये कहता है कि जो रेशो होती है, ये जो F और R, ये जो आपको F नज़र आ रहा है ना, ये F और इस नॉर्मल फोर्स, यानी जो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स R है, इसके दो कंपोनेंट जो हैं फ्रिक्शन वाली फोर्स F और ये नॉर्मल फोर्स R, इन दोनों की जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। जब भी आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास एक सेम आंसर आएगा। मींस क्या पहला लॉ बन गया हमारे पास, द रेशो बिटवीन F एंड R इज कांस्टेंट। क्या, दी रेशो बिटवीन F एंड R इज कांस्टेंट, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिहाजा लेट म्यू हमारे पास आ जाएगा F रेशो R कह लें या म्यू आ जाएगा F बाय R। ठीक है जी। तो एक लॉ ये है, तो यहाँ म्यू क्या है, म्यू इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लिखेंगे म्यू is called coefficient of फ्रिक्शन। तो हमारे पास म्यू क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया। ठीक है जी। तो इसके बाद एक लॉ तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा लॉ ये है, वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, सबसे पहले उसकी हेडिंग देते हैं, फिर इसको समझते हैं कि ये क्या होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ा हुआ है छोटा सा, इसके ऊपर एक बिल्कुल
छोटी सी फोर्स एफ लग रही है और इस फोर्स एफ की वजह से ये बॉडी मूव नहीं करेगा। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो फोर्स है ये बहुत छोटी है और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स बन रही है वो क्या है, वो इसके अपोजिट आके इसको कट कर देती है। ये तब तक मूव नहीं करेगा जब फोर्स इस काबिल ना हो जाए कि इस जो हमारे पास फ्रिक्शन वाली अपोजिट फोर्स है उससे ज़्यादा ना हो जाए। तो एक वक्त आएगा जब ये फोर्स हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है फ्रिक्शन वाली फोर्स, उस से क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बॉडी मूव करना शुरू कर जाएगा। वो लम्हा जब ये इसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाएगी, उस लम्हे को हम कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इस मैक्सिमम वैल्यू को, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मींस वो वाला लम्हा, वो वाला वक्त जब हमारा बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगा तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी और इसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन फिर क्या बनेगी हमारे पास, चलिए इसको देखते हैं। द मैक्सिमम द मैक्सिमम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ the maximum value of friction that keeps the body in limiting equilibrium, that keeps the body in limiting equilibrium is called limiting friction। यानी जिस पॉइंट पे बॉडी मोशन स्टार्ट करता है उस पॉइंट को हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहते हैं और उस वक्त फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बॉडी को, ये हमारे पास जो बॉडी है, ये हमारे पास बॉडी अगर थोड़ा बड़ा आ जाए, फ़र्ज़ करें इससे थोड़ा बड़ा बॉडी आ जाए, ओबियसली हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी, हमें हम अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जब फोर्स बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा इसका जो बॉडी का सॉरी जब वेट बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। मींस कि हमारे पास जो एफ़ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के। जब आप इन दोनों के दरमियान इक्वलिटी लेके आएंगे, या आप, क्योंकि डब्ल्यू हमारे पास जो है वो नॉर्मल फोर्स होती है आर, तो हम डब्ल्यू की जगह पे लिख सकते हैं आर। जब आप इस प्रोपोर्शन की जगह इक्वलिटी लेके आएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम म्यू लिखते हैं। तो एफ बराबर म्यू, और ऐसे भी आ सकता है, यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें एफ़ की तो हमारे पास ये जो एफ़ की वैल्यू म्यू आ रहा है, अगर हम इसको वापस जो हमने पीछे प्रूव किया था, पीछे हमने एक प्रूव किया था, हाँ जी, यहाँ पे अगर हम इसकी एफ़ की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे अगर हम एफ़ की वैल्यू पुट कर दें, एफ़ की जगह पे हम रख दें म्यू आर, तो आर आर से कट हो जाएगा और टेन लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू, और लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें थी चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले, जिसमें हमने आज फर्स्ट लेक्चर में देखा कि फ्रिक्शन क्या होती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमारे पास आ जाता है कि एफ़ और आर का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। तो ये फर्स्ट लेक्चर में आज हमने ये पढ़ा है। तो कल से इंशाल्लाह हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद फर्दर आगे एग्जाम्पल्स और हम
एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।